हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 110। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 109 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। शुभ ने थोड़ा सा गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और बोला कि ठीक है, 2 घंटे क्या, मैं तुम्हें 4 घंटे देता हूँ। जाओ जाओ, जाकर वृंदा को मना कर लेकर आओ। और ये सुनते ही संकल्प ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और फिर वो बोलता है कि 2 दिन काफ़ी हैं, 2 दिन में ही हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ हमें 2 दिन का टाइम दे दीजिए। और फिर वो दोनों वहाँ से मुंह उठाकर जाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो शुभ ने भी सख्ती से कहा कि कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब निहाल भी खड़ा हो गया और फिर उन सब के सामने जाकर बोलता है कि समझने की कोशिश करो, हमें इस वक्त वृंदा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दो, तुम सब के सब, कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन हाँ, वृंदा को केस लड़ने के लिए राजी करो। अगर तुमने उसे केस लड़ने के लिए राजी कर लिया ना, तो सच कहता हूँ, मेरी तरफ से तुम सबको एक ट्रिप मिलेगा। और ट्रिप की बात सुनकर तो सारे एकदम से खुश हो गए। और फिर धैर्य ने कहा कि ठीक है, हम सब उन्हें मनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और फिर तभी निर्भय ने धैर्य की कमर पर एक पंच मारकर कहा कि अबे, तुझे पता भी है कितना ज़्यादा टफ काम है ये, तू कुछ भी नहीं जानता है। पापा हमें लालच देकर हमारा जनाजा निकालने वाले हैं, समझा तू? तू चुप ही रहे। अगर हम में से कोई भी वृंदा ताई के घर पर गया ना, तो सच कहता हूँ, कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। तो निहाल ने निर्भय को घूर कर देखा और फिर बोला कि तू ट्रिप पर नहीं जाएगा, समझा तू? और फाइनली काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद यही डिसाइड हुआ कि बंदरों की टुकड़ी वृंदा को मनाने के लिए जाएगी। तो शुभ ने भी अब सबको देखकर कहा कि अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ तुम सबके सब। अब सब बाहर की तरफ जाने लगे थे, लेकिन निव्यांश एकदम से रुक गया और फिर वो वापस से मुड़ा। उसने नियति को देखा जो उसे ही देख रही थी। निव्यांश नियति के पास आया और उसने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे भी वहां से लेकर चला गया। तो निव्यांश और नियति के जाते ही निहाल और शुभ दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों के दिमाग में कुछ अलग ही चलने लगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे से जानते थे कि निव्यांश तो गया। तो बंदरों की टुकड़ी ने अब निव्यांश के कैबिन को ही अड्डा बना लिया था। और फिर सब ये सोच रहे थे कि आखिर वृंदा को कैसे मनाया जाए केस लड़ने के लिए। वृंदा को मनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन सब के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय वानर सेवा करने के अलावा। इसीलिए वो सब सोचने लगते हैं, बंदरों की टुकड़ी को अब कुछ भी करके वृंदा को तो मनाना ही पड़ता, फिर चाहे जैसे। तो बंदरों की टुकड़ी ने भी कुछ सोचा और फिर सब नियति को लेकर सीधा प्रताप इंडस्ट्रीज से बाहर आ जाते हैं। तो निव्यांश ने अब एक पल के लिए भी नियति की कलाई को नहीं छोड़ा था। उसे इस तरह से पकड़ा था जैसे नियति उसे छोड़कर चली जाएगी। ऐसा नहीं था कि नियति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बस निव्यांश का मन होता था कि वो नियति को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का। इसीलिए वो जहाँ भी जाता था नियति को साथ में ही लेकर जाता था। पांचों ही अब आकर गाड़ी में बैठे हुए थे। तो निर्भय अभी ड्राइव कर रहा था और फिर निर्भय के बिल्कुल बराबर में ही संकल्प बैठा हुआ था। तो संकल्प ने भी अपने पीछे मुड़कर सबको घूर कर देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, शहीद होने के लिए तैयार हो ना तुम सबके सब। तो धैर्य को तो एकदम से हंसी आ गई थी और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो धैर्य ने भी अब सबका मजाक भरे लहजे में कहा कि हाँ यार, अब ना जो भी हो, ओखली में सिर तो दे ही दिया है, तो मुसल से भी क्या ही डरना। तो निर्भय जो कि भी गाड़ी चला रहा था, उसने भी अभी गियर चेंज करते हुए कहा कि भाई, ओखली में सिर दिया नहीं है, जानबूझकर डाला गया है, समझे तुम? अब तो भगवान ही बचाए हमें वृंदा ताई से और उनके गुस्से से। तो जिया ताई तो अब फिर भी हमारी बात सुन ही लेती, लेकिन वृंदा ताई वो हमारी एक बात भी नहीं सुनेगी। हंसी मजाक करते हुए अब सब जय और वीरू के घर पर पहुंच गए थे। तो सब अभी गाड़ी में से उतरते हैं। तो निव्यांश ने भी अब नियति का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर उतार दिया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत अभी किसी की भी नहीं हो रही थी। तो निव्यांश ने सबको देखकर कहा कि पहले मैं और नियति अंदर जा रहे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तुम सब भी अंदर की तरफ आ जाना, सबके सब आ जाना, समझे? तो सबने एक साथ हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। तो निव्यांश नियति को लेकर अंदर जाने लगा और फिर कुछ सोचकर एकदम से रुक गया और फिर मुड़कर बोलता है कि ये बंदरों की टुकड़ी आ जाना, कभी भी मैं अकेला ही पिटने वाला नहीं हूँ, समझे तुम सब? सबने अभी फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश नियति को लेकर अंदर चला गया। तो निव्यांश और नियति अभी दोनों ही गार्डन में आ गए थे और उस वक्त गार्डन में अभी कोई भी नहीं था।
तो निव्यांश का दिल अब जोरों से धड़क रहा था और फिर तभी नियति की नज़र उस घर की छत पर जाती है जहाँ पर दक्ष खड़ा हुआ था और फोन पर बातें कर रहा था। दक्ष को देखकर नियति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो नियति ने अभी निव्यांश की बाजू को पकड़ के हिलाया और फिर दक्ष की तरफ इशारा किया। तो निव्यांश का ध्यान एकदम से दक्ष पर गया जो अभी छत पर खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। तो वहीं दक्ष का ध्यान भी अब नियति और निव्यांश पर गया था जो कि भी गार्डन में खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। तो दक्ष ने जब नियति को देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर निव्यांश को देखकर भी तो दक्ष ने भी अपना हाथ हिलाकर उसे हेलो कहा और फिर बदले में नियति ने भी खुश होकर दक्ष को हेलो कहा। लेकिन तभी निव्यांश ने नियति का हाथ नीचे करते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और बोला कि चुप हो जाओ, थोड़ा सा शांति बनाए रखो। नियति हैरानी से निव्यांश को देखने लगी। निव्यांश ने भी अपना फोन निकाला और नियति को मैसेज करके सब कुछ बता दिया कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वहीं दक्ष को ऐसे सबके सामने वो हेलो नहीं कर सकती है और ना ही उससे कुछ बात करने की कोशिश कर सकती है क्योंकि उसके लिए वहाँ पर सब अनजान है, क्योंकि दोनों ही फैमिली में अभी कोई भी किसी को नहीं जानता है। दक्ष हम सबका दोस्त है। नियति भी अब मैसेज पढ़कर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तो नियति ने भी अब एक बार फिर से दक्ष की ओर देखा तो दक्ष ने भी उसे अपनी उंगली में चुप रहने का इशारा किया और फिर नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी जैसे वो सबकी बातें समझ चुकी हो। तो दक्ष अब धीरे धीरे नीचे चोरी चुपके से गार्डन में आ जाता है। तो नियति ने भी दक्ष को देखा और फिर दक्ष ने भी नियति को। दोनों ने ही पहले एक दूसरे को हाई फाई दिया और फिर अचानक ही दक्ष ने नियति के बालों में अपना हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि तुम ठीक तो हो ना। तो नियति को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो दक्ष ने अभी फिर से लिप सिंक करते हुए कहा कि तुम ठीक हो ना। तो नियति को अब समझ में आ गया था कि दक्ष उससे क्या पूछ रहा है। तो दक्ष उससे क्या पूछना चाहता था उसने भी उसकी मुंडी हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। तो दक्ष ने भी अपनी निव्यांश की ओर देखकर कहा कि आज यहाँ पर भाई भूकंप आने वाला है क्या, या फिर सुनामी आने वाली है जो तुम सब यहाँ पर, क्या आने वाला है जो तू यहाँ पर आ गया है। तो निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि यार अभी कहाँ कुछ आया है, अभी तो आएगा। बंदरों की टुकड़ी बाहर खड़ी हुई है, सारा भूकंप अभी अंदर आने ही वाला है। तो वानर सेना ने हमें वृंदा चाची को एक केस लड़ने के लिए मनाने के लिए यहाँ पर बोला है। क्या करूँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो दक्ष ने भी आसपास अपनी नजरें घुमाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो दक्ष ने कहा कि और तुम लोगों ने इतना मुश्किल काम करने के लिए हाँ भी भर दी यार, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो निव्यांश बोलता है कि हमने कोई हाँ नहीं भरी है यार, हमसे हाँ भरवाई गई है। खैर अब छोड़ो, ये बात बता कि ये चाची कहाँ पर है। तो दक्ष बोला कि भाई मैं तो घर के अंदर जा रहा हूँ, बाकी तो तू खुद ही संभाल लियो, मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर दक्ष तो हवा की तरह वहाँ से गायब होकर अंदर की तरफ भाग गया। तो वही निव्यांश उसे जाता हुआ देख रहा था। तो निव्यांश ने अब एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि चाचा जी बाहर आइए। जय वीरू चाचा जी बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो दक्ष अब तक तो अपने कमरे में आ ही गया था और फिर खिड़की से निव्यांश को देख रहा था और फिर उसका चाचा जी कहना भी एकदम से सुन रहा था। दक्ष को अब काफ़ी ज़्यादा हंसी तो आ रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी हंसता नहीं है और फिर खुद में ही बोलता है कि आज तो इसके चाचा जी इसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं अंदर जय, वीरू, जिया और वृंदा चारों ही शाम की चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। चारों ही आपस में बातें कर हंसी मजाक कर रहे थे और फिर उन्हें निव्यांश की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। तो जय और वीरू ने एक दूसरे को देखा और फिर वीरू ने जय की तरफ देखते हुए तभी नीव ने भी फिर से कहा कि चाचू बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। तो निव्यांश की आवाज़ सुनकर अब दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ फिर से देखना शुरू कर दिया और फिर दोनों ही अपनी चाय छोड़कर एकदम से अपनी चेयर से उठ जाते हैं और गार्डन में आ जाते हैं। तो दोनों ने ही जब निव्यांश को और नियति के साथ गार्डन में देखा तो उन दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। तो जय ने अब बिना सोचे समझे ही निव्यांश की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और फिर उसने एक पंच निव्यांश के मुंह पर जोर से मार दिया और फिर निव्यांश जो जमीन पर जाकर गिर पड़ता है। ये सब देखकर तो नियति की चीख एकदम से निकल गई, उसकी आंखों में एकदम से पानी आ गया और वो जय के सामने गई और हाथ जोड़कर ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो नियति को देखकर जय के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो कुछ सेकेंडों तक नियति को ही देखता रहता है।
तो वहीं दक्ष ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब निव्यांश के मुंह पर पंच पड़ा तो निव्यांश को पीटता हुआ देखकर दक्ष भी बिल्कुल नहीं देख सकता था, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। पीटने वाले उसके बड़े पापा ही तो थे और पीटने वाला उसका दोस्त। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, चाह कर भी उसके बस का कुछ भी नहीं था। और फिर कुछ करने की सोचता भी तो निव्यांश के साथ साथ उसकी भी तो सुताई हो जाती। इसीलिए बेचारा चुपचाप से अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ ये सारा नज़ारा देखता है। तो नियति जल्दी से अब निव्यांश के पास में जाती है और फिर नियति ने निव्यांश को उठाने में उसकी मदद की और फिर उसके कपड़े झाड़ने लगती है। और तभी नियति की नज़र निव्यांश के होठों के पास गई जहां से अभी खून निकल रहा था। तो नियति ने अपने दुपट्टे से निव्यांश के खून को अच्छे से साफ किया और उसके बालों को भी ठीक किया और फिर इशारों में उससे पूछा कि वो आदमी तुम्हें मार क्यों रहा है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया है जो आपको वो इतना ज़्यादा मारने के लिए आ गए हैं। तो निव्यांश ने अब नियति का इशारा समझ लिया था और फिर उसने अपनी चोट पर अपनी उंगली लगाकर बोला कि अरे चाचू ने हमें यहाँ पर पीटने के लिए ही तो भेजा है, इसीलिए तो हमें यहाँ पर पीटने के लिए आ गए हैं। तो नियति को ऐसे देखकर जय और वीरू दोनों का ही दिल एकदम से पिघल गया था। आखिर उन दोनों को नहीं पता था कि नियति उनकी ही बेटी है, फिर भी उनका दिल नियति को देखकर एकदम से पिघल रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद वो उनकी बेटी ही है। तो नियति के आंसू देखकर एकदम से उनका दिल पिघल चुका था। जय आगे आया और उसने फिर से निव्यांश का कॉलर पकड़ा, लेकिन वो निव्यांश को मारता उससे पहले ही नियति एकदम से आगे आ गई और फिर से अपने हाथ जोड़कर ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी, जैसे वो उसे मारने से रोक रही हो। अब तो जय के हाथ बिल्कुल ही एकदम से रुक गए थे, जैसे उसके हाथ एकदम से जान छोड़ चुके हों। उसने अपने गुस्से में उसका कॉलर झटक दिया और फिर बोला कि जाओ जाओ यहाँ से अभी के अभी। तो जय एकदम से अंदर जाने लगा और फिर पीछे पीछे वीरू भी उसके जाने लगा। तो निव्यांश ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि चाचा जी आपसे बात करने के लिए आया हूँ और एक बार प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। तो जय एकदम से पलटा और चिल्लाते हुए बोला कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जय इतनी तेज चिल्लाया था कि उसकी आवाज़ सुनकर जिया और वृंदा भी बाहर आ जाती हैं। तो जिया ने जब नियति को सामने देखा तो कुछ सेकंडों तक नियति को ही देखती रहती है। उसे एकदम से कुछ याद आता है। फिर जिया को भी समझते देर नहीं लगी कि उस दिन वो बंदरों की टुकड़ी ही थी जिसने नियति को बचाया था और उस समय वो बंदरों की टुकड़ी के बीचों बीच में थी। नियति ने अब जिया को देखा और भागकर जिया के पास गई और फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो जिया का मन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि वो अपने नियति को गले लगा ले। नियति का रोना जिया से भी देखा नहीं जा रहा था। तो नियति ने भी अब फिर से रोते रोते जय की शिकायत लगाना शुरू कर दिया था। जिया अभी नियति के इशारों को समझने की कोशिश कर रही थी। जिया को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नियति को देखकर उसके अंदर की ममता एकदम से बाहर आ गई थी। उसने झटके से नियति को अपने गले लगा लिया और फिर वहीं नियति फूट फूट कर रोने लगती है। नियति अभी जिया के गले लगी थी तो वहीं निव्यांश नियति और जिया को देखकर, अब तो निव्यांश नियति को देख रहा था और सोच रहा था कि नियति ही है जो हमारा काम पूरा करवाएगी। वैसे लड़की है ही इतनी मासूम, एक पंच लगा नहीं कि इसके तो गंगा जमुना ही बह गई। अभी तो इसने चाचा जी का एक ही पंच देखा है, अगर इसने रियल में चाचा जी को देख लिया होता फिर तो पता नहीं ये क्या ही करेगी। जय ने जब नियति को देखा तो वो जिया की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि कौन है ये लड़की और यहाँ पर क्या कर रही है। तो जिया ने भी जय की तरफ देखते हुए कहा कि ये लड़की निव्यांश की दोस्त है और शायद निव्यांश को पीटते हुए नहीं देख सकती है, इसीलिए शायद ये रोने लगी, प्लीज आप निव्यांश को मत पीटिए। तो जय ने कहा कि तो इस लड़की से कहो ना कि निव्यांश को लेकर यहाँ से चली जाएगी, मुझे नहीं पसंद ये लड़का यहाँ पर है, वरना छोटे पैंथर को तो मैं बहुत ज्यादा मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। तो जिया ने जय को देखकर कहा कि जय ये लड़की बोल नहीं सकती है और ये सुन भी नहीं सकती है। ये सुनकर तो जय को अब अंदर से एक दर्द महसूस हुआ। जय को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा दर्द क्यों महसूस कर रहा है नियति को लेकर। शायद ये प्रकृति का ही नियम है कि माँ बाप जब अपने बच्चों को दर्द में देखते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है, जाने अनजाने ही सही। जय और जिया को भी अब अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अनजान थे। उन्हें तो पता भी नहीं था नियति उनकी ही बेटी है। निव्यांश फिर नियति के पास आया और उसने नियति को चुप कराया। तो नियति ने अब निव्यांश के बाजू को पकड़कर उसे इशारों में कहा कि प्लीज़ आप यहाँ से चले चलिए।
तो निव्यांश ने अपनी यति को इशारे में चुप रहने के लिए कहा और फिर जिया को देखकर धीरे से बोला कि जिया, जिया चाची जी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे आप दोनों से बात करनी है। हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से आए हैं। तो जिया का दिल अब एकदम से पसीज गया था, लेकिन जय ने कहा कि निव्यांश, जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से चले जाओ तुम। प्रताप हाउस के किसी भी इंसान से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ना ही हमें तुम सब से कोई मतलब रखना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर और हाथ ना उठाऊं तो तुम्हारी ये दोस्त तुम्हें देखकर ना रोए और तुम चुपचाप से इसे लेकर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अब प्रताप खानदान का जिक्र भी मैं अपने घर में नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम सबकी शक्ल देखना। निव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही वीरू ने निव्यांश के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि बहुत हुआ तुम सबका, निकलो यहाँ से अभी के अभी। तो निव्यांश था तो दूसरा नील ही समझदारी से ही काम लेता था। उसने वीरू के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करी थी, बल्कि वीरू ने जब उसे धक्का दिया तो वो 2 कदम पीछे हट गया। उसके बावजूद भी उसने बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहा कि चाचू, चाचू प्लीज़ एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी प्लीज़। तो वीरू भी अब धक्का देते हुए गुस्से से बोलता है कि जय भैया ने बोला ना कि हमें तुम लोगों से अब कोई भी बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा भी हाथ तुम पर उठ जाए, जाओ यहाँ से। तो निव्यांश ने अभी फिर से कहा कि चाचू प्लीज़ बात तो सुन लीजिए आप मेरी एक बार। लेकिन वीरू कुछ भी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने भी फिर से निव्यांश को धक्का दिया और फिर निव्यांश संकल्प और निर्भय के ऊपर जाकर गिरा। तो संकल्प और निर्भय तो एकदम से डर गए थे। तो संकल्प को भी एकदम से गुस्सा आ गया था। तो संकल्प ने भी अब निव्यांश को गुस्से से देखा। तो निव्यांश ने भी संकल्प को संभालते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि यार गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ तुम सबके सब, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन संकल्प शांत नहीं हुआ और फिर उसने भी वीरू के सामने जाकर एटीट्यूड के साथ कहा कि क्या दिक्कत है चाचू, बिना सोचे समझे मेरे भाई पर हाथ क्यों उठा रहे हो आप सब। संकल्प को देखकर वीरू को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने संकल्प की आंखों में आंखें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहा कि तुम्हारा भाई मेरे घर पर क्या कर रहा है, क्यों आया था तुम्हारा भाई मेरे घर पर, लेकर जाओ अपने भाई को वरना तुम सारे अभी के अभी पिटोगे, समझे तुम सब। मैं तुम सबके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। यकीन नहीं आता है तो अपने बाप से जाकर पूछ लो, तुम सबको पता चल जाएगा कि वीरू की बाजुओं में कितनी ज़्यादा ताकत है। तो संकल्प को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। आखिर था तो वो भी दूसरा शुभ, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी। तो उसने भी अपनी बाजू फोल्ड की और फिर वीरू के सामने जाकर एकदम से गुस्से से खड़ा होकर बोला कि हाँ हाँ, तो दिखाओ ना कितनी ज़्यादा ताकत है आपकी बाजू में, मैं भी तो देखूं आपकी बाजू में कितनी ताकत है। आज देख ही लेते हैं कि आपसे ज़्यादा ताकत मुझ में है या संकल्प प्रताप सिंह में। कहते हुए उसने भी वीरू को गुर्राते हुए देखा और फिर वीरू ने भी उंगली दिखाकर उसे वार्निंग दी और बोला कि बच्चे बहुत ही छोटे हो, मेरे सामने टिक नहीं पाओगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया वाले ये कहें कि वीरू ने अपनी ताकत एक बच्चे के सामने दिखाई है, इसीलिए बता रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से चुपचाप, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तो संकल्प भी कहाँ कम था, संकल्प ने भी गुस्से में कहा कि हाँ तो ठीक है, तो देखने लेते हैं, देख ही लेते हैं आज किसमें कितनी है ताकत। अगर मैं आपके सामने टिक गया तो आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार होंगे, आपके सामने ये शर्त है। और वीरू को भी अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था संकल्प की बात सुनकर। फिर उसने भी सुलगती हुई आंखों से अपनी संकल्प को घूर कर देखा और बोला कि कहा है ना कि चले जाओ यहाँ से, मतलब चले जाओ, तुम लोगों का साया भी हमारे घर पर नहीं पड़ना चाहिए, चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। तो संकल्प भी अब कुछ बोलता उससे पहले ही निव्यांश संकल्प के पास आया और संकल्प को चुप करवाते हुए बोलता है कि संकल्प संकल्प चुप हो जा तू एकदम से, समझा तू, वीरू चाचू से ऐसे बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बात करने के लिए आए थे, लड़ने के लिए नहीं। तो संकल्प ने भी गुस्से में वीरू को घूर कर देखा और फिर निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि पापा ने जानबूझकर हमें ये काम दिया है, यहाँ पर भेजा है, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने मिलकर हम सबको यहाँ पर फंसा दिया है ताकि हम जाएं और इनकी मार खाएं। अब ये हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं और हमें यहाँ से भगाने पर तुले हुए हैं, तो मेरे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इनसे ऐसे बात करने के अलावा। तो धैर्य ने भी संकल्प को शांत करवाते हुए कहा कि बस कर, शांति से काम लेते हैं। सच कह रहा है निव्यांश, जो काम प्यार से हो सकता है वो गुस्से में कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए तू अपने गुस्से पे प्लीज़ कंट्रोल कर ले यार, शांत हो जा, ज़्यादा गुस्सा मत कर प्लीज़।
तो संकल्प भी गुस्से में बोलता है कि कैसे शांत हो जाऊं मामा मैं, देखो ना ये मेरे भाई पर ऐसे हाथ उठा रहे हैं, वो भी बिना उसकी बात सुने, जबकि मेरा भाई कितने प्यार से इनसे बातें कर रहा है, फिर भी ये अपना हाथ उठाने पर उतावलू है। तभी वीरू को भी गुस्सा आ गया और वो भी आगे बढ़ गया। तो वीरू गुस्से में कुछ बोलता इससे पहले ही वहां पर वृंदा आ गई और फिर वृंदा ने वीरू को शांत करवाते हुए कहा कि बस करो, ये सब तो बच्चे हैं ना, तो लेकिन तुम तो बड़े हो गए हो ना, तो इसीलिए चुपचाप से अंदर चलो, जब हम लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये तो अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे, इन पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। तो वीरू तो अब अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वृंदा के बहुत ज्यादा कहने पर अब वो अंदर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया था। तो वृंदा ने अभी वीरू की बाजू को पकड़ा और फिर उसे अंदर लेकर आ गई। तो वहीं वो पांचों अभी भी गार्डन में खड़े हुए थे कि शायद कोई उनकी बात सुन ले। तो निव्यांश ने कहा कि चाचा चाचा हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे कि जब तक आप हमारी बात को नहीं सुन लेते हैं। तो वृंदा ने भी पलट कर अभी निव्यांश को गुस्से से देखा और बोली कि तो ठीक है बैठे रहो, क्योंकि हम सब तो तुम्हारी अब कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तो संकल्प ने भी गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तो ठीक है, हम सब भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं गार्डन में ही बैठे रहेंगे जब तक आप लोग हमारी बात नहीं सुन लेते हैं। और बात सुनना तो सुनना ही है, आपको तो हमारे एक केस को भी लड़ना होगा, जब तक आप मान नहीं जाती हैं हम भी नहीं जाएंगे, जिसके सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं वो वादा तो हम करके ही रहेंगे। तो वृंदा संकल्प की बात सुनकर एकदम से रुक गई और पीछे पलटकर संकल्प और उसके भाइयों को गुस्से से देखकर बोलती है कि तुम लोगों का केस लड़ूंगी मैं, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। तो संकल्प ने भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा कि सोचा तो हम ऐसे ही लेते हैं, पर आप देखना हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक आप मान नहीं जाती हैं। और इतना कहकर तो संकल्प भी अलती पलती मारकर उसी गार्डन में बैठ जाता है। आखिर था तो वो बिल्कुल शुभ जैसा ही, जितना ही जिद्दी संकल्प था देखकर ही लगता था कि वो शुभ का ही बेटा होगा। तो निव्यांश के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निव्यांश भी संकल्प के पास ही अलती पलती मारकर बैठ गया और फिर निव्यांश के बाद नियति, निर्भय और धैर्य पांचों ही एक जगह पर वहां पर अलती पलती मारकर बैठ गए। जैसे धरने पर बैठ जाते हैं वैसे ही पांचों बैठे थे। दक्ष उन सब को देखकर खिड़की से देख रहा था और फिर मन ही मन खुद से बोल रहा था कि ये सब भी ना सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, अब तो ये सब को मना कर ही रहेंगे यहाँ पर। तो वहीं संकल्प ने भी जब दक्ष को देखा तो उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो दक्ष ने भी इशारों में ही उन सब को सैल्यूट किया और फिर बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। दक्ष चाह कर भी उन सब की हेल्प नहीं कर सकता था और अगर करता तो दोनों ही पक्षों के बीच में पिस जाता, इसीलिए वो बेचारा अपने कमरे में ही रहना ठीक समझता है, इसीलिए दोनों ही पक्ष से वो दूरी बनाने के लिए सोच रखता है। तो बंदरों की टुकड़ी अब गार्डन में बैठी हुई थी और धीरे धीरे अब रात हो गई थी, लेकिन कोई भी वहां से अभी हिला तक नहीं था। अभी वो पांचों वहीं गार्डन में बैठे थे, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी थे और फिर बीचों बीच में एक दूसरे से बात भी कर लेते थे। तो वहीं नियति भी अब निव्यांश के बिल्कुल करीब में ही बैठी हुई थी, वो एक गेम खेल रही थी और फिर निव्यांश उसे गेम खेलता हुआ देख रहा था। सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, रात भी काफी हो चुकी थी, जैसे पिकनिक पर आए हुए हो। तो वहीं दक्ष अभी उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी आकर बालकनी में ही बैठा रहा था। और थोड़ी देर के बाद संकल्प ने दक्ष को कॉल करके कहा कि भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला तो दे, पांडवा तेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं और तू है कि उनका तिरस्कार कर रहा है, कुछ तो खिला दे, कम से कम हमें नहीं खिला सकता है तो आकर स्नो वाइट को ही कुछ खिला दे, उसे भी बहुत तेज भूख लगी है। तो दक्ष ने कहा कि हाँ यार मैं कुछ करता हूँ, मैं तो भूल ही गया था, कम से कम स्नो वाइट को तो कुछ खिला ही देता हूँ, तो वो तो अभी पहली बार ही घर में आई है ना हमारे। तो संकल्प ने कहा कि क्या बात है, वो पहली बार घर आई है तो हम यहाँ पर क्या रोज धरने पर बैठे रहते हैं क्या, मैं भी तो पहली बार ही आया हूँ, शर्म नहीं आ रही है तुझे। दक्ष चुपचाप से सबके लिए कुछ लेकर आ, समझा तू। तो दक्ष ने कहा कि हाँ हाँ कुछ करता हूँ, अभी कुछ जुगाड़ करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो, देखता हूँ मेरी माँ पापा बाहर बैठे हुए हैं, गरीबों को क्या खिलाते हैं। तो संकल्प ने भी गुस्से में अभी दक्ष को घूर कर देखा और फिर दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो दक्ष अभी अपने कमरे से निकलकर सीधा नीचे गया और फिर उसने जिया और वृंदा को देखा तो अभी किचन में काम कर रही थी। तो दक्ष भी अभी फिर से अपने पापा और बड़े पापा के पास जाकर बैठ जाता है और अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो कैसे अपने पांचों दोस्तों के लिए खाना लेकर जाए, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तो डिनर का वेट कर रहे थे अभी जय और वीरू। तो दक्ष ने भी अनजान बनते हुए कहा कि पापा बाहर वो लड़की कौन है। तो वीरू ने भी दक्ष की ओर देखकर कहा कि कोई भी हो, तुम्हें उनसे मतलब
नहीं रखना है, समझे? तुम खाना खाओ और चुपचाप से जाकर अपनी पढ़ाई करो। दक्ष ने भी अपने मन ही मन बढ़ाया कि यार दक्ष, ये क्या कर रहा है तू? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है अपने पापा से? तुझे भी पेटना है क्या उन सब की तरह, जिसका असर तो तुझे अभी पता ही है, जो अभी बाहर हुआ है। दक्ष ने भी फिर से दूसरा सवाल किया कि पापा, मैं बस ये कह रहा था कि उनके साथ कोई लड़की भी है ना, तो वो भी बाहर ही बैठी हुई है। आपको नहीं लगता है कि हमें उस लड़की को कुछ खिला देना चाहिए? शायद वो बहुत ज़्यादा भूखी हो, कितनी ज़्यादा कमज़ोर भी लग रही थी। तो दक्ष की बात सुनते ही अब जिया के हाथ एकदम से रुक गए थे। तो वहीं जय के दिल में भी अब एक अजीब सी फीलिंग आ गई थी, कहीं ना कहीं उसका दिल पिघल रहा था। जय और जिया इस फीलिंग से बिल्कुल अनजान थे। तो दक्ष ने अब जय और जिया के चेहरे को देखा तो मन ही मन एकदम से खुश होकर बोलता है कि ये लगा तीर निशाने पर, कम से कम ये हंसों का जोड़ा स्नो वाइट को कुछ तो खिला ही देंगे। कम से कम ये लोग तो मेरे हाथ पर आ गए, अब तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने को। तो वहीं दूसरी तरफ अंशिका जो अपने कमरे में थी, अंशिका सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बस बार बार अरमान की कही हुई बातें याद आ रही थी। कहीं ना कहीं आज अंशिका का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। जैसे जैसे अरमान की बातें याद आती, वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ रही थी। अंशिका ने अब टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे। तो अंशिका को अब एकदम से याद आया कि अरमान के 24 घंटे में से 8 घंटे तो अब बीत चुके हैं। अब अंशिका बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी। सोचते सोचते फिर अंशिका बेड पर इधर उधर करवटें लेने लगती है और फिर तभी अंशिका को अपने हाथ में एकदम से दर्द महसूस होता है। तभी उसे एकदम से याद आता है कि उसने अपनी मेडिसिन तो अरमान से ली ही नहीं थी, जो उसे अभी खानी थी। जबकि अरमान ने उसे कई बार ये कहा था कि वो अपनी मेडिसिन लेकर जाए, भूले नहीं, मगर अंशिका उससे मेडिसिन लेना भूल गई थी। उसका दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अंशिका को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था उसकी बाजुओं में। तो उसके पास तो अब अरमान का फ़ोन नंबर भी नहीं था, जो वो उससे फ़ोन करके दवा मंगा लेती, इसीलिए उसे दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। तो अंशिका बेड पर अभी आंखें बंद किए हुए लेटी रहती है ताकि उसका दर्द हल्का हो जाए। वो अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अंशिका को इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी भी हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दर्द के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। तभी उसने अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस करी। तो अंशिका ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो अरमान उसके बेहद ही करीब था। तो अरमान और अंशिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंशिका का मुंह एकदम से हैरानी से खुला का खुला रह गया था। फिर अंशिका का रोना भी तेज हो गया था। अरमान ने अब उसे अपने सीने से लगाकर करवट लेकर उसे अपने ऊपर लेटा लिया था और फिर उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट कर उसे सहलाते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो झांसी की रानी? तुम्हें रोते हुए अच्छा नहीं लगता है मुझे देखकर? तो अंशिका फूट फूट कर रोने लगी और वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ है। घर में किसी को भी बता नहीं सकती हूँ कि मुझे चोट लगी है। तो अरमान ने भी अंशिका को बहुत ही प्यार से सहला कर फिर से करवट लेकर अपने नीचे कर लिया और फिर उसकी आंखों को बारी बारी से चूम कर बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर ही तो आया हूँ, लो अपनी मेडिसिन ले लो, अब रोना बंद कर दो। क्या बच्चों की तरह ऐसे रोने लगती हो? तुम तो झांसी की रानी हो ना, तुम पर रोना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तुम तो चिल्लाती हुई ही अच्छी लगती हो, खूब ज़्यादा चिल्लाया करो। तो अरमान अभी बेड से उतरता है और फिर उसने कुछ मेडिसिन निकाली और फिर उसे नाइट स्टैंड पर रख दिया और फिर उसने एक टैबलेट ली और फिर अंशिका की ओर बढ़ा दी और बोला कि लो इसे खा लो। तो अंशिका ने अब टैबलेट ले ली थी और फिर अरमान ने पानी का गिलास स्टैंड से उठाया और फिर अंशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लो जल्दी से ये मेडिसिन खा लो, तुम्हारा पेन अभी बंद हो जाएगा। तो अंशिका ने भी अपनी मेडिसिन उठा ली और फिर अंशिका ने टैबलेट खा ली और फिर बेड पर आकर लेट गई। तो अंशिका भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में थी, उसे बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा था, इसीलिए उसने अरमान का वहाँ पर आना रिएक्ट नहीं किया था, बल्कि अरमान को देखकर अपने दर्द को अरमान के साथ शेयर कर लिया था। उसे अरमान से बताया था कि उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अरमान भी अब अंशिका के पास में ही आकर लेट गया था और फिर उसके बराबर में ही लेटा रहता है 15 मिनट तक। अब दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती है, दोनों ही एक बेड पर लेटे हुए थे। धीरे धीरे अंशिका का दर्द भी अब कम होने लगा था। तो अरमान अब थोड़ा सा अंशिका के करीब हुआ और फिर उसने अंशिका का सिर अपनी बाजू पर रख लिया था। अंशिका जो किसी छोटे बच्चों की तरह अरमान से चिपक कर लेटी हुई थी, उसे तो एहसास भी नहीं था कि जिससे वो इतना ज़्यादा लड़ती है आज वो उसी के पास लेटा है।
थोड़ी देर के बाद अंशिका का दर्द भी लगभग खत्म हो गया था और फिर उसने अपना चेहरा अरमान की तरफ किया और बोली कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। अरमान के चेहरे पर भी अंशिका की ये बात सुनकर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो अरमान ने कहा कि ये झांसी की रानी भूल गई क्या, मैंने सुबह क्या कहा था तुमसे, तुम बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ हो यार, मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर ही मैं तुम्हें किस करूंगा। तो अरमान की ये बात सुनकर तो अब अंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। तो अरमान ने अभी उसे चैलेंज किया था कि अंशिका भी बेड से एकदम से उतरी और फिर अरमान को पॉइंट करके गुस्से से बोलती है कि अच्छा निकलो निकलो यहाँ से अभी कि अभी, तुम आए कैसे मेरे कमरे में। तो अरमान भी बड़े ही स्टाइल में बेड पर ही लेटा रहा और बोला कि खिड़की से और कहाँ से, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे गेट से आने देते क्या, इसीलिए मैं खिड़की से आ गया था, वैसे एक दिन गेट से भी आऊंगा बारात लेकर। अरमान के इस इनडायरेक्ट प्रपोज से अंशिका के गाल एकदम से लाल हो गए थे। शर्म के मारे उसकी नजरें भी इधर उधर झुकने लगी थी। तो अंशिका को भी अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी अरमान की ये बात सुनकर, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करते हुए कहा कि अच्छा मिस्टर सचदेवा, जाइए आप यहाँ से, किसी ने देख लिया ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सब बहुत ज़्यादा गलत समझेंगे। तो अरमान ने कहा कि क्या बात है, पिछले आधे घंटे से तुम्हारे कमरे में हूँ, तब तो तुमने जाने के लिए एक बार भी नहीं कहा मुझसे, और जब तुम्हारा दर्द खत्म हो गया तो तुम अब हम मुझे जाने के लिए ही कह रही हो। यार कितनी ज़्यादा मतलबी हो तुम झांसी की रानी, तुम कभी तो अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी, हमेशा बस अपना ही फ़ायदा उठाती हो हर जगह। तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे लिए रिस्क लेकर यहाँ तक आया था, तुम्हें मेडिसिन देने के लिए, तुम्हारे दर्द को ख़त्म करने के लिए, तुम्हारी मेडिसिन तुम्हें दे दी, तुम्हारे दर्द को भी ख़त्म किया, तो बदले में तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना चाहिए, कम से कम कुछ तो दे दो मुझे, मैं क्या ऐसे ही चला जाऊंगा यहाँ से। तो अंशिका भी अब बिल्कुल भी बच्ची नहीं थी, अरमान की बातों का मतलब वो अच्छे से समझ रही थी। तो अंशिका भी अब हल्के से गुस्से में बोलती है कि मिस्टर सचदेवा, चले जाइए आप यहाँ से, वरना सच कहती हूँ घर वालों को पता चल जाएगा तो मार मार कर भगाएंगे आपको, फिर मत कहिएगा मुझसे कि तुम्हारे घर वाले बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो अरमान ने कहा कि और घर वालों को कौन बताएगा। तो अंशिका अब एकदम से चुप हो गई थी, उसके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो भी जानती थी कि वो तो अपने घर वालों से अरमान के बारे में बता ही नहीं सकती है। इतना तो अरमान भी जानता था कि अंशिका अपनी फैमिली मेम्बर को कुछ भी नहीं कहेगी। वैसे भी अरमान आज मुंबई जाने वाला था, इसीलिए वो आखिरी बार अंशिका से मिलने के लिए आया था, उसे देखने के लिए आया था और फिर अंशिका की दवाई उसे देनी थी। अरमान भी बेड से उठकर अंशिका के करीब धीरे धीरे आ गया था। तो अंशिका की दिल की धड़कनें अब डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। अंशिका पीछे हट रही थी और फिर अरमान जो अंशिका के बिल्कुल करीब जाता रहा था और फिर अंशिका एकदम से पीछे हटती हुई दीवार से जाकर लग जाती है। तो अरमान अभी अंशिका के बिल्कुल करीब आ गया था। अरमान ने अपने होठ अंशिका के कान के पास लेकर गया और फिर धीरे से बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, कुछ दिनों में ही वापस आ जाऊंगा, इसीलिए सोचा कि जाते हुए तुमसे मिलूं, क्योंकि तुमसे बिना मिले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और फिर तुमसे किया हुआ चैलेंज भी तो मुझे पूरा करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो अरमान की बात सुनकर तो अंशिका के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे और हैरानी से उसकी स्पीड दोगुनी होती जा रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी, उसका चेहरा बिल्कुल किसी पके हुए टमाटर जैसा लाल हो गया था। तो अंशिका भी अरमान की तरफ देख भी नहीं रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और शर्म भी। तो वहीं अरमान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपना गाल अंशिका के गालों से टच किया। तो अंशिका ने भी अब एक गहरी सांस ली और फिर दोनों के गाल एक दूसरे के गालों को टच कर रहे थे, दोनों की दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। तो अंशिका भी अब अरमान को रोक नहीं रही थी, उसे भी नहीं पता था कि आज उसके दिल में ऐसा क्या चल रहा था। उसके दिल में अभी अरमान को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स पनपने लगी थी। धीरे धीरे अरमान के होंठ भी अब अंशिका के गालों को छूने लगे थे। अब तक तो अंशिका बिल्कुल एकदम से सुन्न हो गई थी, ना तो वो अरमान को खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही अरमान के टच को वो फील कर पा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज से धड़क रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये एहसास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे अरमान के होंठ अंशिका के होंठों से जा लगे और फिर अरमान अंशिका को किस करने लगा। उसे वो इतने डीप किस कर रहा था कि अंशिका को सांस भी नहीं ले पा रही थी। अंशिका की आंखें भी एकदम से बंद हो गई थी और फिर अरमान ने जी भरकर अंशिका पर अपना प्यार अरमान निकाले थे और करीब 20 मिनट के बाद अरमान अंशिका से दूर हुआ और फिर उसके माथे से माथा लगाकर धीरे से बोलता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, कब तक आऊँगा पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा तो लग ही जाएगा, दोबारा यही मुलाकात होगी, मेरा वेट करना, मुझे भूलना मत।
तो अंशिका एकदम से अरमान को देखने लगती है। तो अंशिका ने भी अब अपनी आंखें ये फिर से बंद कर ली और फिर खोली भी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अंशिका ने अपनी आंखें खोली तो अरमान वहां से जा चुका था। तो अंशिका भी अब भागते हुए बालकनी में गई। तो अंशिका ने देखा कि अरमान अपनी गाड़ी के पास में था और फिर उसके पास बहुत सारी बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे। तो अंशिका भी अरमान को ही देखती रहती है। तो अरमान ने भी एक बार फिर से पलटकर अंशिका को देखा और फिर हाथ हिलाकर उसे बाय कर दिया और मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। अंशिका भी अब ना चाहते हुए भी अरमान को ही देख रही थी। अंशिका ने भी अपना हाथ हिलाकर उसे बाय कर दिया। अरमान का मन अभी वहां से जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। एक तो अंशिका को छोड़कर वो जाना ही नहीं चाहता था और दूसरा उसके दिमाग में अभी भी रूहान चल रहा था। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आज पूरा दिन अरमान और रूहान की बात नहीं हुई थी। इसीलिए अरमान काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था क्योंकि रूहान की चिंता तो उसे हर वक्त लगी रहती थी। अपनी बेचैनी ख़त्म करने के लिए वो अंशिका के पास आया था और फिर अरमान जो गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने एक बार फिर से रूहान को कॉल किया, लेकिन इस बार भी रूहान का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अरमान अभी फिर से गुस्से से फ़ोन को पटक देता है। आज अरमान ने कई बार रूहान को कॉल किया था मगर उसकी बात उससे एक बार भी नहीं हुई। अरमान ने कुछ सोचकर रूहान के विला के वॉचमैन को कॉल किया, लेकिन वॉचमैन ने भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया था। अब तो अरमान की घबराहट थोड़ी सी और बढ़ गई थी। उसे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। एक तो उसका भाई अंधा था और ऊपर से उसके भाई से उसकी बात भी नहीं हो रही थी। अरमान ने अपने आगे बैठे हुए एक बॉडीगार्ड से कहा कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद तुम सीधा रूहान के विला पर जाना, उससे मिलने के लिए और मेरी उससे बात कराना और देख कर आना कि रूहान ठीक तो है ना, क्योंकि आज उसने मेरे एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया है। अगर नहीं होगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। तो उस बॉडीगार्ड ने भी अरमान की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी देर के बाद अरमान की गाड़ी राजस्थान एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। अरमान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एयरपोर्ट के अंदर तो चला गया था मगर उसे कहीं ना कहीं आशिका की भी याद आ रही थी और अपने भाई रूहान की भी टेंशन थी। तो इधर रूहान का विला, इस वक्त रूहान जो डिनर कर रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ रहा था कि उसके साथ अभी जो भी लड़की डिनर कर रही है वो रूही तो नहीं है, क्योंकि वो रूही के एहसास को समझता था। रूहान जब से अंधा हुआ था उसने कभी भी खुद को बेबस महसूस नहीं किया था। वो अपने काम खुद ही करता था क्योंकि अरमान हर कदम पर उसके साथ में था, हर चीज़ उसके साथ करता था। लेकिन आज पहली बार रूहान खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। उसे अपने ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। तभी नकली रूही का फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो नकली रूही ने फ़ोन देखा और फिर एक बार रूहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं अभी आई हूँ यहाँ पर। तो रूहान ने भी रिएक्ट नहीं किया और फिर नकली रूही फ़ोन लेकर गार्डन की तरफ चली गई। तो नकली रूही फ़ोन लेकर अभी किसी से बातें कर रही थी और फिर तभी सामने से आवाज़ आती है। वो आवाज़ नीलिमा की थी। तो नीलिमा ने कहा कि अरमान को मैंने मुंबई भेज दिया है, अब वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम अपना काम आराम से कर सकती हो। तुम्हारे पास पूरा एक हफ्ता है, पूरा एक हफ्ता। एक हफ्ते से पहले तुम अरमान वापस नहीं आएगा और फिर इस एक हफ्ते में अपने काम को अंजाम दे दो तुम, क्योंकि मुझे तुम पर अब बहुत ज़्यादा भरोसा है। तुम्हें वो फाइल तो अब हासिल करनी ही होगी रूहान से, और अगर हो सके तो रूहान को जान से भी मार दो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर तो नकली रूही की आंखें एकदम से फैल गई थी। उसने भी थोड़ा सा हैरानी से कहा कि ओ मैडम, ये जान से मारने वाला काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी किसी को ये मारने वाला काम। वो फाइल हासिल करनी है वो मैं कर लूंगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये जान से मारने वाला काम तो आप किसी और को ही दे दीजिए। वो लड़की है ना रूही, जिसे आपने विला के बेसमेंट में बंद करवाया हुआ है, उसी ही से ही कह दीजिएगा, वो मार देगी इस लड़की को। मैं नहीं मार पाऊंगी, लेकिन हाँ, जान से तो मैं मारूंगी नहीं, मुझसे ये उम्मीद भी मत करना। बस अभी बता देती हूँ, वो फाइल ही मुझे हासिल करनी है, वही करूँगी। अगले ही पल नकली रूही अभी तंज भरी मुस्कान के साथ फिर से बोलती है कि वैसे ऐसी औरत पहली बार ही देखी है जो अपने ही पोते को मरवाने के लिए तड़प रही है। इतना ज़्यादा बेबस होकर किसी को क्यों मार रही है वो? मैंने तो देखा था कि दादी माँ पोते को ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया भर की मंदिर माथा टेक कर आती हैं, न जाने क्या क्या करती हैं, लेकिन एक ये औरत है, आप तो बस अपने ही पोते
को मारने की सुपारी दे रही हो मुझे? ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या बात है? पता नहीं मुझे भी ना इस दुनिया में क्या क्या ही देखने को मिलेगा अब। ये सुनते ही नीलिमा जो जोरों से चिल्लाती है, गुस्से से बोलती है कि शट अप, तुम्हारा काम मुझे सलाह देने का बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? तुम्हें जो कहा गया है तुम वो करो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और हाँ, तुम बदले में वो फाइल दोगी मुझे। और अगर रूहान को मार नहीं सकती हो तो अपना ये लेक्चर बंद करो, समझे तुम? मैं किसी और से ही ये काम करवा दूंगी। मैं रूहान को किसी और से ही मरवा दूंगी। तुम बस वो फाइल लाकर मुझे दो। नकली लूही भी अब हल्के से गुस्से में बोलती है कि जो करना है करो, लेकिन मेरे सामने ये मारपीट मत करना, समझी आप? मैं फाइल लाकर तुम्हें दे दूंगी। तुम मेरा बचा हुआ पैसा भी मुझे दे देना। मुझे आपसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अपने पोते के साथ जो करना है कर लेना, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे सामने मत करना, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने सामने किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। वो क्या है ना कि दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ मैं लोगों के बिस्तर गर्म करती हूँ, उन्हें मारता हुआ नहीं देख सकती हूँ, समझी? यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ आपसे। तो नीलिमा भी अब गुस्से से फिर से बोलती है कि तो ठीक है, 2-3 दिन है तुम्हारे पास, अपना काम पूरा करो और फिर निकलो यहाँ से, समझी तुम? मुझे तुमसे वैसे भी अब कोई उम्मीद नहीं है। नकली रूही ने भी फिर से गुस्से में कहा कि अच्छा ठीक है, वैसे भी 2-3 दिन काफी है मेरे पास। 2 कमरे तो मैं चेक ही कर चुकी हूँ, उन कमरों में वो फाइल मुझे नहीं मिली है। बचे 2 कमरे, उन्हें भी आज ही चेक कर लूंगी मैं। इतना कहकर नकली रूही ने अपना फोन कट कर दिया और वे वापस से रूहान के पास आ गई। तो रूहान अभी भी खाना ही खा रहा था। नकली रूही ने भी अब रूहान को एक नजर देखा और फिर तंज भरी मुस्कान के साथ फिर से मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलती है कि इतने स्मार्ट लड़के को भी इसकी दादी मरवाने पर तुली हुई है। पता नहीं क्या रिश्ता है इसका मुझ बुढ़िया के साथ। मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये सच में उसका पोता ही होगा। खैर छोड़ो, मुझे क्या है, मुझे तो बस पैसों से ही मतलब है। फाइल उसकी दादी के ऊपर मारूंगी और फिर पैसे लेकर इंडिया छोड़ दूंगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो वहीं रूहान जो भी डिनर तो कर रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी बार बार रूही पर आकर अटका हुआ था। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी कि कहीं इन लोगों ने रूही के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो, कहीं उसे मार ना दिया हो। इसी वजह से रूहान को बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद ही रूहान और नकली रूही दोनों ने ही डिनर कर लिया था। तो रूहान अभी उठकर सीधा अपने कमरे में जाने लगा तो जानबूझकर एकदम से लड़खड़ा गया। तो नकली रूही भागती हुई इसके पास आई और फिर उसे उठाते हुए बोलती है कि मिस्टर रूहान, आप भी ना देख कर नहीं चल सकते क्या? अभी गिर जाते, अगर मैं ना होती तो कौन संभालता आपको? तो रूहान ने भी फिर से मुस्कुरा कर कहा कि रूही, तुम भूल गई क्या? मैं देख नहीं सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए शायद गिर गया हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो। तो नकली रूही ने भी अपने माथे पर हाथ मारकर कहा कि अरे हाँ मिस्टर सच्चादेवा, मैं तो भूल ही गई, ऐसे ही डायलॉग मार रही थी मैं। खैर छोड़िए, चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ, आप नहीं तो फिर से गिर जाएंगे। तो रूहान ने भी अब कुछ भी नहीं कहा था, बस चुप हो गया और वो बस नकली रूही का हाथ पकड़कर सीधा कमरे की तरफ जाने लगता है। तो रूहान अभी नकली रूही को महसूस कर रहा था। जितना उसे महसूस करता था उतना ही उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि ये लड़की नहीं है जिसके साथ वो विला में आया था, ये वो रूही नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था। जैसे ही रूहान और नकली रूही कमरे में पहुंचते हैं तो रूहान ने अब नकली रूही के कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाकर कहा कि रूही, आज पूरे दिन महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर दूर ही भाग रही हो। क्या हो क्या गया है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नकली रूही ने भी अपने दोनों हाथ रूहान के सीने पर रखकर उसे और ज्यादा नजदीक करते हुए कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर रूहान, आपसे कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? मैं तो आपसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। और ये कहते हुए नकली रूही रूहान के करीब जाने लगती है। तो रूहान भी अब नकली रूही के ऐसे छूने से रूहान अब बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नकली रूही उसके इतने करीब जा रही थी, उसे अजीब अजीब तरीके से टच कर रही थी, लेकिन उसके पास अब कोई और बहाना भी नहीं था जिससे वो रूही को खुद से दूर कर सके। तो वहीं रूही जो धीरे धीरे अब रूहान के शर्ट के बटन खोलने लगी थी, क्योंकि नकली रूही का तो यही काम था, वो तो बस लोगों के बिस्तर गर्म करती थी।
पर रूहान को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था नकली रूही पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अपनी बेबसी के चलते कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर रूहान ने भी अपना एक हाथ नकली रूही के बालों में चलाया तो उसने कहा कि रूही, तुम्हारे बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं। कैसे छोटे हो गए तुम्हारे बाल? तो नकली रूही भी एकदम से शांत हो गई थी कि हालांकि रूहान ने बस अंधेरे में ही ऐसे ही तीर चलाया था। नकली रूही भी अब बातों को संभालते हुए बोलती है कि रूहान, क्या बात है, आपने तो अपनी रूही को एक एक इंच नापा हुआ है। तो रूहान ने भी अब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोच रहा हूँ तो उसके बारे में हर चीज जानना भी तो मेरा ही हक है। उसे इतना तो महसूस करूंगा ही ना कि उसकी अच्छी और उसकी बुरी चीजों का भी तो मुझे पता होना चाहिए। लेकिन नकली रूही को इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर से रूहान के करीब जाने लगती है। उसने धीरे धीरे रूहान की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और फिर तभी रूहान ने रूही के हाथों को पकड़कर कहा कि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा मोटे हो गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कुछ ज्यादा ही बदल गई हो? तो कल तक तो तुम बहुत ज्यादा पतली भी थी। अब तो नकली रूही एकदम से सुन्न हो गई थी। उसने भी अपना हाथ झटके से रूहान की पकड़ से छुड़वा लिया और फिर धीरे से बोलती है कि मिस्टर रूहान, मैं अभी आती हूँ, आप बस मेरा इंतजार करिए। तो रूही तो अब वहां से चली गई थी और रूहान तो यही चाहता था कि नकली रूही वहां से चली जाए, क्योंकि उसे नकली रूही के साथ बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो रूहान अभी अंदाजे से बालकनी में आ गया था और फिर ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा था। उसका दिमाग अभी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। ना तो उसके पास फ़ोन था और ना ही कोई ऐसा जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को उसे बता सके। तो वही नकली रूही अब सीधा विला के बेसमेंट में गई थी, जहाँ दो बॉडीगार्ड एक दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। तो नकली रूही ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और फिर एक बॉडीगार्ड ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। तो नकली रूही सीधा अब असली रूही के पास गई और फिर असली रूही जो जमीन पर बैठी हुई सुबक सुबक कर रो रही थी। तो नकली रूही ने अब असली रूही के बाजुओं को पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ गई और फिर बॉडीगार्ड को देखकर बोलती है कि मैं इसे रूहान के पास लेकर जा रही हूँ, क्योंकि रूहान को हम पर शक हो गया है। कुछ देर ये रूहान के पास रहेगी तो वो हम पर शक नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे ले जाना वहाँ पर ज़रूरी है। उसमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा कि मैम, आपको नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा गेम खेल रही हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फाइल लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद इस रूही को और उस रूहान को दोनों को ही एक साथ गोली मार दूंगा, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमारा काम खत्म होने के बाद हम सब टेंशन फ्री हो जाएंगे और हम फिर से इंडिया छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। तो नकली रूही ने कहा कि नहीं, जब तक वो फाइल नहीं मिलती है तब तक तो हमें रूहान को जिंदा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो फाइल कहाँ पर है। वैसे पता नहीं क्या है उस फाइल में जो उसे पाने के लिए तुम्हारी नीलिमा मैडम इतना ज्यादा तड़प रही है, जो रूहान को जान से मारने के लिए भी उतावली हुई बैठी है। ऐसा क्या है उस फाइल में, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उनमें से एक बॉडीगार्ड ने नकली रूही के माथे पर गन पॉइंट करके कहा कि तुमसे मतलब तुम कौन होती हो ये जानने वाली? हम सब नीलिमा मैडम का ऑर्डर फॉलो करते हैं, समझी तुम? तो तुम्हें भी उनका ऑर्डर फॉलो करना है, उनसे सवाल नहीं करते हैं। अगर तुम्हें सवाल करना है तो जाओ, तुम्हें जवाब भी इस गन से मिलेगा, समझी तुम? नहीं तो चुपचाप से अपना काम करो और निकलो यहाँ से। तो नकली रूही ने भी अभी बॉडीगार्ड की तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, मुझे तमंचे से डरा रहे हो तुम? शर्म नहीं आती है? मुझे गन दिखाकर डरा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कि मैं कितना आगे निकल चुकी हूँ। अब मुझे खिलौने से डर नहीं लगता है, समझ गए ना तुम सब के सब? इसीलिए जो कर रही हूँ मुझे करने दो। तुम्हारे जैसे बॉडीगार्ड मेरे पैरों में पड़े रहते हैं, समझे तुम? कहो तो तुम्हें भी एक मौका दे दूं मैं। और कहते हुए फिर रूही ने बॉडीगार्ड की तरफ आंख मार दी और अगले ही पल नकली रूही ने एक दूसरे बॉडीगार्ड के सीने पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि वैसे भी वो रूहान तो कुछ ज्यादा ही शरीफ है। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतना ही मुझे से दूरी बना लेता है, मुझे खुद से दूर कर लेता है और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहोगे? तो दूसरा बॉडीगार्ड अब रूही के इरादे अच्छे से समझ रहा था। उसने भी उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा कि जाकर पहले ये काम कर दो, उसके बाद देखते हैं, हम भी तुम्हारे साथ कुछ खेल लेंगे। तो नकली रूही अब असली रूही को खींचते हुए वहां से लेकर आ गई। तो नकली रूही अब असली रूही को खींचते हुए रूहान के कमरे के बाहर लेकर आई और फिर उसने खुद ही असली रूही के
हुलिये को ठीक किया और फिर बोली कि रूहान को मुझ पर शक हो गया है। अब जाकर रूहान का शक दूर करो। तुम समझे? तुम अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा मरना तो पक्का है, इसीलिए जो कह रही हूँ वो जाकर करो। और उन दोनों बॉडीगार्ड को भी तुमने देख लिया है कि वो कितने ज़्यादा हबसी हैं, वो तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकते हैं। अगर उन सब से बचना चाहती हो तो जाओ। जाओ, जाकर रूहान को यकीन दिलाओ कि उसके आसपास जो लड़की है वो रूही है। समझे तुम? रूही के अब पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसकी आंख अभी रो रो कर सूज चुकी थी। उसका तो रोना बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं टपक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा ये साफ बता रहा था कि वो सुबह से कितना ज़्यादा रोई है। असली रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और डरते हुए वहाँ से जाने लगी। तो रूहान के कमरे की तरफ वो बढ़ तो गई थी, मगर उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी रूहान जो बालकनी में खड़ा हुआ था, रूही के दिल की धड़कनें एकदम से भागने लगी थी। उसे रूहान को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ऊपर से उसने जब से ये सुना था कि रूहान को वो सब मार देंगे, सब लोग यहाँ पर उसे मारने के लिए लेकर आए हैं, ये सोच कर तो रूही की जान ही निकली जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूहान को कैसे बचाए, कैसे इस जंगल से उसे लेकर जाए। तो क्या दोस्तों, बचा पाएगी असली रूही रूहान को? क्या होगा इस कहानी में आगे, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या बंदरों की टुकड़ी मना पाएगी वृंदा को ये केस लड़ने के लिए? आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये सब पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग।